तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। आज जेएनयू का बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेजेस का एंट्रेंस है और मैं एक सेंटर में पहुंचा हुआ हूं जो सुल्तानपुर में है। तो बेसिकली पेपर अंदर चल रहा है। 9:30 से 12:30 का टाइमिंग है पेपर का और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अभी हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा, बेसिकली रिव्यू करना चाहूँगा जेएनयू के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सारा कुछ। तो हमारे साथ एक पेरेंट्स है, सबसे पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजमेर सिंह है। मैं सोनीपत हरियाणा से एग्ज़ाम दिलवाने आया हूँ अपने बच्चे का। ओके सर, सबसे पहले आपको जानना चाहूँगा मैं, आप सोनीपत से आए हुए हैं, तो आप जेएनयू को कितना दिन से जानते हैं? मैं जेएनयू को लंबे समय से जानता हूँ। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी जेएनयू का फॉरेन लैंग्वेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था अपने +2 के बाद, लेकिन वो एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर पाया था। हालांकि जेएनयू बहुत विवादों में भी रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप पूरे साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी देखना चाहेंगे ना फॉरेन लैंग्वेज में, तो जेएनयू इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कैंपस, ओनली जेएनयू। उसके बाद आप साउथ में भी है अपने यहाँ इफ़मा करके भी एक यूनिवर्सिटी जो फॉरेन लैंग्वेज करवाती है। इफ्लू भी है। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट इसी को माना जाता है, माना नहीं जाता बल्कि यहाँ पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छा ही जाता है। और जो दूसरे विवादित कारण उनको अगर आप गौण कर दें तो यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है। इसको चलाया ही इसलिए गया था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो उनको हम बाहर भेजा करते थे, उनके साथ लैंग्वेजेस की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हम लोग ट्रेड में प्रॉब्लम कर पा रहे थे। हम लोग इवन अगर मैं बात करूँ इंडियन चाइना बॉर्डर की बात करूँ, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग बहुत ट्रबल में थे। तो उसी दौरान इंदिरा गांधी के काल में इसको तैयार किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन मकसद यही था कि हम लोग अच्छे राजदूत, अच्छे कम्युनिकेटर लोगों को तैयार करें। लेकिन चीज़ें बढ़ती गई, बदलती गई, उसके साथ साथ कुछ नए विवादों ने जन्म भी लिया। लेकिन जेएनयू आज भी सबसे बेहतरीन कैंपस है फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जेएनयू हमेशा विवाद में रह रहा है कई चीज़ों को लेकर। उसके बावजूद अगर रैंकिंग की बात करें आप, इंडिया लेवल पे, एशिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो हमेशा अच्छे रैंक पे, टॉप रैंक पे रहता है। हाँ, इनका फैकल्टी है ना इतना शानदार कि बच्चों को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से पढ़ाया भी जाता है। आप अगर एक कन्हैया कुमार को छोड़ दें या किसी और, चलो हम किसी के नाम पे नहीं जाते हैं, आप विवादपश चारों को छोड़ दीजिए। उसके बाद आज अगर हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो भी तो जेएनयू से पास आउट है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं वो भी तो जेएनयू से पास आउट है। तो रैंकिंग तो बट ऑब्वियस है ना, क्योंकि स्कॉलर निकल रहे हैं और स्कोर्स मिल भी रहा है। नहीं, लोग अभी क्या कंप्लेन कर रहे हैं, जेएनयू अब एक तरह का पॉलिटिकल कैंपस बन गया, अब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अभी की भी अगर हम इस बार जो भी रैंक आया उसमें भी देखेंगे आप, तो इंडिया टुडे के सर्वे की अगर हम बात करें तो उसका रैंक 1 है जेएनयू का। जेएनयू का रैंक हमेशा 1 रहेगा। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, अगर अच्छे पॉलिटिशियन यहाँ पैदा हो रहे हैं, अच्छा पॉलिटिशियन कैंपस से बन भी रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? वही चीज़, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को एक्सपोजर करने का मौका मिल रहा है। अब यंग जनरेशन अगर संसद में बैठेगी भी, यहाँ से पॉलिटिक्स यहाँ से निकल के भी आएगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये आगे जाना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा। ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि देश को चलाने के लिए एजुकेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानना चाहूँगा, ये कोरोना की अगर हम बात करें, कोरोना काल में, तो कोरोना काल पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। ऐसे में जब आपकी बच्चा बेटा जब तैयारी कर रहा था तो ड्यू टू लॉकडाउन कोचिंग्स सारे बंद थे, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा था, तो कोरोना की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें झेलना पड़ा तैयारी में? देखो, प्रॉब्लम तो पिछले मार्च में शुरू हो गई थी और वो सभी के साथ थी, वो आज तक ऐसी की ऐसी हैं। लेकिन अब मैं जेएनयू के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आता हूँ। जेएनयू के अंदर ना बहुत सारे कर्मचारी भी हैं जिनके बच्चे जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि जेएनयू का अपना एक फार्मूला है। और अब जेएनयू के उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में आ जाते हैं जो लोग जेएनयू के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, मैं उन्हीं को जवाब देना चाहूँगा कि जेएनयू के ही कैंपस में मैंने ये देखा है कि जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे ही इस एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी जूम पे, यूट्यूब पे, गूगल मीट पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें से मेरे बच्चे ने भी वो सुविधा ली है। बिल्कुल। और अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं जेएनयू खुद कैंपस गया हुआ था, जो पहले से वो लोग पढ़ रहे हैं उनसे उनके रिव्यू जाना, कैसे पढ़ाते हैं वो सारा कुछ। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि वहाँ एक प्रॉपर एक संगठन टाइप का है जिसमें जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से, कैसे पढ़ना है, क्या कंटेंट आपके पास होना चाहिए, कौन सी बुक लेंगे आप, ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन में क्या क्या फैसिलिटीज़ कैसे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी अच्छी बातें हैं। ये है, उधर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, न्यू कमर से मेहनत कर रहे हैं। इवन अगर आप, मैं स्टाफ की बात करता हूँ, फैकल्टी की बात करता हूँ, तो फैकल्टी आपको इन सब एक्टिविटीज़ में नज़र नहीं आएगा। तो अगर उसी माहौल में, अब सोचो मैं अपनी बात करता हूँ, उसी माहौल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है और 3 साल बाद वो किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चे की तैयारी करवा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। समाज से जो आपको मिला है ना, समाज को आपको पलट के देना चाहिए। और जहाँ तक
आती है, उस तरह की बातें जो आजकल चल रही हैं सोसाइटी के अंदर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का कोई भी कैंपस उठा के देख लीजिए, वो सारा एक्सपोजर सब जगहों पे है। अब बात ये आती है कि आपका बच्चा क्या उठाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके बच्चा जो है वो किस लैंग्वेज में जाना चाहता है? वो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना चाहता है क्योंकि उसे डिफेंस सर्विसेज में सेवाएं देनी है। तो उसने उस चीज़ को आधार में रख करके पहले से इस चीज़ पे फोकस किया है कि मुझे डिफेंस सर्विसेज में जाना है, और चाइना एक इतना बड़ा बॉर्डर है जहां उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो देश के लिए काम कर सकता है, इसलिए उसने चाइनीज़ चुना है। क्या आपको क्या लग रहा है वो जो उन्होंने जो डिसीज़न लिया है चाइनीज़ के बारे में, सही है उनका डिसीज़न? मैं बिल्कुल उसके डिसीज़न के साथ हूँ। मैं इसलिए उसके डिसीज़न के साथ हूँ कि अगर वो डिफेंस सर्विसेज नहीं भी कर पाता है ना, तो आप अमेज़ॉन को देखिए या जितनी भी आप ई कॉमर्स को देखिए, ई कॉमर्स की सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ बहुत बड़ा होल्ड चाइना ने रखा हुआ है, और वहाँ इन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो पड़ेगी। फ्यूचर बुरा नहीं है। चाइनीज़, कोरियन, जैपनीज़ और फ्रेंच, इन चारों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कैंपस में, जेएनयू कैंपस में इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं जो क्योंकि उनके दिमाग में ये भर दिया है, मेन स्ट्रीम के मीडियाज़ की बात करें अगर हम, जितने भी मीडिया चैनल हैं, वो जो जेएनयू में पढ़ाई कम, पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, इस वजह से अपने बच्चों को जेएनयू नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? देखो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस एक्सपोजर की यहाँ बात हो रही है ना, जेएनयू को इसलिए हाईलाइट हो जाता है क्योंकि जेएनयू दिल्ली के सेंटर में है। जेएनयू इसलिए हाईलाइट हो जाता है क्योंकि फ़ीस बहुत कम है। जेएनयू इसलिए भी हाईलाइट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट यहाँ से मिली हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में ले करके, उन सब चीज़ों के आस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके पेरेंट्स की उम्मीद कुछ और होती है, लेकिन टाइम बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, छोटे शहरों में मीडिया पहुंच नहीं पाता है। मैं सोनीपत, रोहतक की बात करता हूं क्योंकि मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूं। ये सारी चीज़ें वहाँ भी हैं। अब देखना ये है कि पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉलिटिक्स में आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे या पॉलिटिक्स में आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को, तो दोनों की राजनीति में बिल्कुल अलग है। दोनों यंग ब्लड हैं, दोनों कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कन्हैया कुमार की, तो उसका अपना एक अलग तरीका है, लेकिन जो चीज़ गलत रहेगी उसको तो पब्लिकली इमोशनली देख के गलत साबित करती है, टेक्निकली देख के गलत साबित नहीं करती कि चीज़ें गलत कैसी हैं। और इमोशंस के साथ हर जगह खेला जाता है। इवन आपके एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, वहाँ भी नहाने का साबुन है, आपको बाथरूम के टब में लेटा देते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। एक्सपोजर किस तरह से जा रहा है वो सब नया हो रहा है, वो हमें देखना होगा। हमें अपनी चीज़ें बतानी होंगी बच्चे को कि वो चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट करे और वापस किस तरह से डिलीवर करें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो पेरेंट्स के मन में ये सवाल या फिर ये चिंता होता है कि अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहिए, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ऐसे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये सराहनीय बात है और वो उनके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका बेटा जिस मकसद को लेकर, जिस मिशन को लेकर जेएनयू का एंट्रेंस दे रहे हैं उसमें सफल हो सके वो, और लाइफ में जो कुछ भी एम्बिशन है उसको अचीव कर सके। थैंक यू। नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जयंती। कहाँ से आए आप? दिल्ली। अच्छा सर, दिल्ली से आई हूँ। तो किसको आज पेपर दिलवाने के लिए लाए हो? मैं छोटी बेटी। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, आप अपनी बेटी के लिए जेएनयू को क्यों चुने? जेएनयू अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका नाम सुना है, बहुत अच्छा है, इसलिए सब बोलते हैं अच्छा पढ़ाई होता है, फैकल्टी अच्छा है। आपने सिर्फ लोगों से सुना है या फिर कहीं पढ़ा या फिर कुछ अपने ऑब्जर्व भी किया है? नहीं, ऑब्जर्व ऐसे कुछ नहीं किया, सबसे ही सुनती हूँ कि जेएनयू बहुत अच्छा है। ये पढ़ने के लिए सब बहुत दूर दूर से आते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल। हाँ बिल्कुल। अगर हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें, हम इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस कराते हैं, लेकिन जेएनयू के नीचे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप रैंकिंग की बात करें, हम वर्ल्ड लेवल पे देखिए, इंडिया लेवल पे देखिए, एशिया लेवल पे देखिए, जो सर्वे होता है तो जेएनयू का लेवल हमेशा अप ही रहता है। ठीक, तो ऐसे में हर कोई चाहता है अपने बच्चे को कैंपस में भेजें। जी जी जी। जेएनयू की फैसिलिटीज़ के बारे में, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, फैसिलिटीज़ के तो बारे में तो कुछ नहीं जानते कि फीस वगैरह के बारे में? फीस के बारे में भी नहीं इतना आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम फीस है जेएनयू का, मिनिमम, सिर्फ मिनिमम आपके एडमिशन के टाइम में 200 समथिंग ओनली पे करना है। बाकी पूरे जो आपका साल है बिल्कुल नहीं के बराबर फ़ी है, क्योंकि जो लगभग कोई हॉस्टल मिल जाता है, प्लस में जो मेस फ़ी होता है तो स्कॉलरशिप के थ्रू पे किया जाता है। यही कोर्स अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करवाना चाहते हैं, अदर यूनिवर्सिटी से कराना चाहते हैं, तो आपको मतलब मैं कह सकता हूँ मिनिमम लाखों में खर्च जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा कैंपस को चुनते हैं। तो मैं आपको जानना चाहूँगा, जो आपकी बेटी एंट्रेंस देने आई है वो किस लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है? वो फर्स्ट प्रेफरेंस उसका जापानीज़ है, जापानीज़ है, उसके बाद वो जर्मन, फिर कोरियन, 3 लैंग्वेज ही चुना है इसमें से, जिसमें
अच्छा, कोई ख़ास रीज़न उनका लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस चुनने के पीछे आपको कुछ आइडिया? उसका अच्छा लगता है लैंग्वेज, क्योंकि शौक है, हाँ शौकीन है। वैसे वो ह्यूमैनिटीज़ से ही है, तो उसका लैंग्वेज वगैरह ये सब वो देखती हुए, कोरियन जो आते हैं ना यूट्यूब में सब, वो सब देखती रहती है, उसको पसंद है। तो आपको ज़्यादा कुछ जेएनयू के बारे में पता नहीं। मैं आशा करूँगा आपकी बच्ची का सिलेक्शन हो और उस बहाने सब कैंपस जाएँ, कैंपस को देखें, वहाँ को ऑब्ज़र्व करें, फिर आपको पता होगा। थैंक यू सर। तो गाइज़, जैसे मैं अभी मैम से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो इन सारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको कैंपस के बारे में नहीं पता है, वहाँ के जो फैसिलिटीज़ है उनके बारे में नहीं पता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपको भी नहीं पता है। आपको बता दें, फ़ी की अगर हम बात करें, सबसे लोवेस्ट फ़ी जो है वो जेएनयू का है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे अच्छा जेएनयू की लैंग्वेजेस है। आपको बता दें, हायर पोस्ट में जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। और लैंग्वेजेस पे आपको फोकस इसलिए भी करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंडिया का जो अदर कंट्री के साथ रिलेशंस है, वो ट्रेड जो है, ये लैंग्वेज एक असल माध्यम है। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे आप, तो आपकी लैंग्वेज ही ये ज़रिया बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने बच्चों को जेएनयू ज़रूर भेजेंगे पढ़ने के लिए।